डॉक्टर मोहन सरकार ने आज ग्वालियर में समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर के 84 गांव में बनने वाले अंबेडकर धाम का भूमि पूजन किया। ये स्थल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का प्रतीक बनेगा और सामाजिक समरसता, न्याय एवं समानता के संदेश को फैलाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित किए और सामाजिक समरसता की शपथ भी दिलाई। साथ ही समरसता को बढ़ावा देने के लिए कार्यकर्ताओं और नागरिकों को सम्मानित भी किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि बाबा साहब का जीवन सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम उनके विचारों को जीवन में उतारने के लिए स्मारक के रूप में चेतना का केंद्र बनाने जा रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि भाजपा सामाजिक समरसता के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग है, क्योंकि कांग्रेस ने दशकों तक दलित समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा। वहीं भाजपा हर वर्ग के लिए वास्तविक समरसता और सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। ग्वालियर में सामाजिक समरसता सम्मेलन, सीएम ने किया अंबेडकर धाम का भूमि पूजन, सामाजिक समरसता की दिलाई शपथ, सम्मानित हुए समाज सेवी नागरिक, विषय विशेषज्ञों के विचार और सहभोज, चेतना का केंद्र बनेगा अंबेडकर धाम। आज हमारी सरकार देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो सभी समाजों के गरीब वर्ग हैं, उनको आरक्षण लाभ देना चाहिए। हम उस पार्टी के लोग हैं, जनता सब जानती है, इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कुछ भी कहे, इन पे कोई भरोसा नहीं करेगा। जहां एक ओर बीजेपी सामाजिक समरसता कार्यक्रम के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान और विचारों को सम्मानित करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक सम्मेलन का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े कर रही है। अंबेडकर भवन बनाने से क्या हो जाएगा? अंबेडकर जी का सम्मान हो जाएगा। किसने न्याय दिया? इसे किसने जागीरदारी खत्म की, जमींदारी खत्म की? किसने की? है बीजेपी ने की क्या? ये तो ठकुर सवाती कर रहे थे। कांग्रेस ने संघर्ष किया, कांग्रेस ने गरीबों तक जो है हिंदुस्तान की आजादी को पहुंचाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सामाजिक समरसता सम्मेलन से ये साफ कर दिया है कि बीजेपी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के आधार पर सामाजिक समरसता को मजबूती से लागू करने की दिशा में काम कर रही है। डॉक्टर मोहन सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जीवन में उतारने के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं अंबेडकर धाम का भूमि पूजन सामाजिक समरसता के लिए एक नया कदम साबित होगा, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण को भी नया आयाम मिलेगा। बीजेपी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे दलित वोट बैंक की राजनीति के चश्मे से देख रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि भाजपा अपने प्रयासों को जनता तक पहुंचाकर विपक्ष की चुनौती का कैसे जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे सामाजिक समरसता और सियासत की। दरअसल ग्वालियर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ सामाजिक समरसता को लेकर। उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए और वहां उपस्थित लोगों को सामाजिक समरसता, एकता की शपथ दिलाई गई। बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च हुए। दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग के कल्याण के लिए बहुत सारी घोषणाएं हुई और ग्वालियर के पास ही गांव में डॉक्टर अंबेडकर धाम बनाने को लेकर उसका भूमि पूजन हुआ। तो ये बहुत सारी सौगातें वहाँ मुख्यमंत्री जी देकर आए। और सामाजिक समरसता की बात हो और राजनीति ना हो मध्य प्रदेश में, तो ये तो संभव ही नहीं है। एक और जहाँ मोहन सरकार इसको अपनी उपलब्धि के तौर पर बताती है और सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पैरोकार बताती है और बहुत सारे कार्यक्रम ये गिनाती है कि बीजेपी ने गरीब वर्ग के कल्याण के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए। वहीं कांग्रेस इसको प्रोपेगेंडा, प्रचार और दूसरा श्रेय लेने की राजनीति करार देती है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप इन प्रोग्राम के बहाने होते ही रहते हैं। लेकिन एजेंडे में आज हम इस सामाजिक समरसता के क्या मायने हैं
वास्तव में स्वस्थ समाज के लिए ये सामाजिक समरसता कितनी आवश्यक है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। सामाजिक समरसता सम्मेलन के क्या हैं मायने? सामाजिक समरसता से कितना बदलेगा समाज का दृष्टिकोण? क्या बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी मिशन 2028 की तैयारी? कांग्रेस क्यों उठा रही समरसता सम्मेलन पर सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट सचिन वर्मा जी स्टूडियो में। सचिन जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया लोधी जी भी हैं। कन्हैया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तावरे जी। अमित जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सचिन जी मैं आपसे कर रहा हूँ। एक निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रोग्राम था और सामाजिक समरसता को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए और ना ही श्रेय लेने की कोई बात होनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्वस्थ समाज के लिए समानता समरसता होना बहुत आवश्यक है। एक ओपनिंग रिमार्क आपसे लूँगा इस प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि इतना बड़ा वह प्रोग्राम हुआ, सरकार के खुद मुख्यमंत्री थे, कई मंत्री वहाँ मौजूद थे, बहुत प्रकार की वहाँ घोषणाएं हुई और अंबेडकर धाम बनाने की बात कही गई। यह आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, अंबेडकर धाम जो जिस तरह से बनाया गया है, वो अंबेडकर जी जिनके विचारों का अनुपालन हम आज भी करने का प्रयास कर रहे हैं, और संविधान की एक जो उन्होंने जिस तरह से भारतीय संविधान को जिस तरह से रचना की, उनके साथ में पूरी कमेटी भी थी, मगर उन्होंने जिस तरह से भारतीय संविधान की रचना की है, तो आज भी वो हमारे पूरे देश की एक गाइडिंग लाइट है। और जिस तरह का एक ज्ञान के जो एक पुंज थे वो अंबेडकर जी, तो उनके विचारों को आज भी जो समाज में और वर्तमान के समय में भी वो सारे विचार जो हैं वो अनुपालन योग्य हैं। उनका जो परिपालन करना एक स्वस्थ और लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है। तो वो उनकी जो विचारों हैं की पालना के लिए इस तरह के जो आयोजन किए जाते हैं, इस तरह के जो अंबेडकर धाम है उसका संरचना की जा रही है, उसका जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और वो मूर्त रूप लेगा। उसमें उनके जीवन से संबंधित सारे जितने भी जो इस तरह के जो प्रयास किए जाएंगे कि उनके जीवन की पूरी बायोग्राफी से रिलेटेड जितने भी जो आर्टिकल्स हैं, जो उन्होंने जो समाज कल्याणकारी कार्य किए हैं, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका संचयन वहाँ पर किया जा सके और सारे लोगों को उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। अच्छा सचिन जी, एक पूछूं मैं कि अभी कम हैं क्या उनके बारे में? बहुत सारी जगह उनके स्मारक बने हुए हैं। मऊ में तो पूरा का पूरा उनके लिए एक बहुत बड़ा एक केंद्र है, बल्कि वो कहा जाए तो मंदिर है वहाँ पे, और वहाँ भी ये सब चीज़ें हैं। देखिए, जब इस तरह की जो एक महान शख्सियत जिनको हमने भारत के रत्न से नवाजा गया है, तो जिस इस तरह की इतनी बड़ी शख्सियत जब होती है तो उनके बारे में जितना अधिक जानकारी लोगों को हो पाए और ऐसे इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स जो हैं और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं उतना अधिक ठीक है, इस समाज के लिए कल्याणकारी है। जी अमित जी, निश्चित तौर पर समरसता के प्रयास कोई भी करे, आपने भी किए, आपने भी जब आपकी सरकारें रहीं आप भी करते ही हैं और वर्तमान सरकार भी कर रही है, तो इसमें क्या दिक्कत क्यों आ रही है? कांग्रेस क्यों कहती है कि ये तो प्रोपेगेंडा है? ये अमित जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? ठीक है, अमित जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे जुड़ेंगे, जैसे उनसे कॉल हमारा संपर्क होगा उनसे जुड़ेंगे, उनका कमेंट लेंगे। एक रिमार्क में ओपन रिमार्क ले लेता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी कन्हैया लोधी जी। कन्हैया जी, ये जो इस प्रकार के सम्मेलन होते हैं, देखिए समाज के कल्याण की आप बात करें,
सबकी समानता की आप बात करें, गरीब वर्ग, वंचित वर्ग के भलाई की आप बात करें, इनके कल्याण की बात करें, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति ना होती है और ना होनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर ये जो एकदम से फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, श्रेय लेने का दौर शुरू हो जाता है कि अम्बेडकर के लिए हमने ये काम किए, इस वर्ग के लिए हमने तो पूरा सत्ता न्यौछावर कर दी। तो ये सब, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये क्या जरूरी है क्या सामाजिक समरसता के लिए? योगीराज जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप की जो बात होती है, मैं विशुद्ध रूप से इसको मैं पॉलिटिकल स्टंट मानता हूँ जी। डॉक्टर अंबेडकर भले किसी एक जाति या समाज में पैदा हुए, लेकिन उनका जो योगदान देश के लिए जो है ना, वो बेसिकली वो देश की एसेट्स है, वो देश की संपत्ति है, वो हमारे देश की धरोहर है, वो हमारे देश का गौरव है, वो हमारी प्रतिष्ठा है, वो हमारा मान है ना। और बीजेपी का ऐसा मानना है या बीजेपी ऐसा मानती है कि उनका जो व्यक्तित्व रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का जो व्यक्तित्व रहा है, उनको जितना रिस्पेक्ट, जितना सम्मान जो मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला जी। और काफी लंबे समय तक देश में कांग्रेस का शासन रहा जी। और जब ये अपॉर्चुनिटी भाजपा के पास में आई, जब चाहे वो केंद्र में भाजपा की सरकार बनी हो, चाहे वो राज्य में भाजपा की सरकार बनी हो, तो उनको ये बताने का ये मौका मिला कि जिस आप अंबेडकर जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, तो मतलब कि आपने जो सम्मान अंबेडकर जी को नहीं दिया, उससे ज्यादा सम्मान जो है ये हम जो है उनकी जो समरसता का जो सिद्धांत है उसको यदि सबसे ज्यादा यदि हम अडॉप्ट किया है कांग्रेस से ज्यादा, तो बीजेपी ने किया है। ये बीजेपी इस तरह के मतलब इस तरह के स्मारक और इस तरह के जो भवन या इस तरह के जब भी कभी कुछ कार्यक्रम करती है उसके माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश करती है। चूंकि अमित जी से संपर्क जुड़ गया है, एक कमेंट उनका ले लेता हूं। अमित जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे आ रही है। अच्छा, मुझे पता नहीं कि अभी दो वक्ताओं ने कहा वो आपको समझ में आया कि सुनाई दिया कि नहीं दिया, लेकिन एक सिंपल सी बात आपसे भी पूछना चाहता हूं। अभी सामाजिक समरसता को लेकर एक प्रोग्राम हुआ ग्वालियर में, मुख्यमंत्री जी भी वहां पहुंचे, बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारी बातें हुई, और समाज में एकता हो, समरसता हो, सब साथ मिलकर चलें, सब साथ मिलकर बढ़ें, उसमें कांग्रेस भी सहभागी बने। तो इसमें ये बात कहाँ आती है कि बीजेपी तो ये प्रोपेगेंडा कर रही है, सामाजिक समरसता के असली काम तो हमने किए? देखिए, प्रोपेगेंडा की बात इस तरह से आती है, आपने ग्वालियर की बात करी और आप भी ग्वालियर संभाग से आते हैं और मैं भी ग्वालियर संभाग से आता हूँ। जब आरक्षण के विषय में जब बहुत बड़ा आंदोलन दलित वर्ग ने किया, तो आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा नुकसान दलितों का जो अत्याचार हुआ था पुलिस के द्वारा हमारे आंदोलन के समय में, वो सबसे ज्यादा नुकसान यदि कहीं हुआ था तो ग्वालियर चंबल संभाग में हुआ था। कई हमारे दलित भाइयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। दूसरी बात यह है कि उसी ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही ऐसी कल्पना की जा सकती है कि हमारे सर्वोच्च, अब वो अमित शाह जी तो कहते हैं भगवान नहीं मानते, लेकिन मैं आपके चैनल पे खुले तौर पर स्वीकार करता हूँ कि मेरे जैसे दलित के लिए भगवान से कम नहीं है बाबा साहब। तो उस भगवान जैसे बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई हमको लड़ना पड़े, और वहां पे भी यदि हम ग्वालियर में हमारे लोग आंदोलन करें तो उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई हो, तो आप जो कहते हो वो दिखता नहीं है, और जो आप कहना चाहते हो वो यदि धरातल पर वास्तविकता के तौर पर यदि उतर जाए तो दलित समाज को आपके ऊपर भरोसा होने लगेगा। दूसरी बात यह है कि इनका जो मातृ संगठन हम कहें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो बाबा साहब का जो सबसे मुख्य बात थी कि दलितों को जो है वो मेन स्ट्रीम में लाना। तो 1924 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, जब तो बाबा साहब भी थे, और आज जो है 101 साल हो गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बने हुए। तो क्या कारण है कि 140 करोड़ से ज्यादा इस देश में जो लोग हैं उनमें से जो दलित आबादी है, एक भी कोई दलित योग्य व्यक्ति क्यों नहीं मिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिसको ये संघ का प्रमुख बना देते 101 साल में? तो इसलिए ये सारे इनके प्रोपोगेंडा हैं, और ये कितनी भी कोशिश कर लें ये आरएसएस के एजेंडे पर चलते हैं। और एक बात और है कि जब भी आरक्षण को छीनने की बात आई है, जब भी दलितों की सम्मान पे चोट पहुंचाने की बात आई है,
वो भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के समय ही क्यों आती है? कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कांग्रेस की सरकार है और जब दलितों को, हमारे जैसे दलितों को ऐसा लगे कि आरक्षण हमसे छिन जाएगा? भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण भारत के सीनियर लीडर थे, उन्होंने ही तो कहा था कि अब संविधान को बदलने का समय आ गया। ठीक है, मैं ये आपके सवाल का जवाब सचिन जी से ले लेता हूं। सचिन जी, क्यों लगता है कि बार बार लोगों को लग रहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे बीजेपी वाले, और बीजेपी को लेकर एक ये आम धारणा बनती जा रही है? 2018 का चुनाव हुआ तो निश्चित तौर पर बात आई थी और एक बड़ा नारा उस समय चर्चित हुआ था, है वो कोई माइका लाल वाला जो बात आई थी, और उसमें बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ा था उस ग्वालियर चंबल अंचल से पर्टिकुलर से। लेकिन 2023 में उसकी फिर कहने क्षतिपूर्ति हो गई, प्रतिपूर्ति हो गई। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि ये जो कांग्रेस जिस तरीके के आरोप लगा रही है कि आप आएंगे तो आरक्षण बिठा देंगे, संघों को लेकर भी एक सवाल उठ रहा है कि आज तक संघ का अध्यक्ष इस वर्ग से क्यों नहीं बना? देखिए योगीराज जी, कांग्रेस जो है वो इस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करती है कि हम आरक्षण हटा देंगे। ऐसा किसी ने नहीं बोला। एक अगर किसी नेता ने अगर कोई टिप्पणी संविधान को लेकर कर दी तो उसका मतलब ये नहीं है कि आरक्षण से उसका अभिप्राय था। उनका अभिप्राय इससे भी हो सकता है कि जिस तरह से प्रस्तावना में जो परिवर्तन किए थे कांग्रेस ने आपातकाल का दुरुपयोग करके, उससे उनका जो आशय था उससे संबंधित था। लेकिन कांग्रेस ने उसको एक नैरेटिव के रूप में आरक्षण से जोड़ने का प्रयास किया और उसका वो कहीं कुछ हद तक कुछ एरियाज में वो सफल भी रहे। उन्होंने इस तरह का जो फॉल्स नैरेटिव खड़े करने की कोशिश की थी। अब जहां तक बात आती है, आप बाबा साहब को आप भारत रत्न से जो है, वो भी जब वीपी सिंह की सरकार आई और भाजपा समर्थित सरकार थी, तब बाबा साहब को जो है भारत रत्न से सुशोभित किया गया। कांग्रेस ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। कांग्रेस ने उनके खिलाफ में प्रत्याशी खड़े किए। उनकी बाबा साहब की जो धर्मपत्नी श्रीमती सविता देवी जो हैं, उनके नाम से सविता नगर था, जिसको कांग्रेस समर्थित सरकार ने उसका नाम कानपुर ग्रामीण कर दिया। जो भीमनगर था, जो उसका नाम जो है कांग्रेस समर्थित सरकार ने संभल कर दिया। तो जब हिस्सेदारी की बात आती है, जब हकों की बात आती है, तब तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। मध्य प्रदेश में आपने कौन सा जो है एक मुख्यमंत्री कभी ओबीसी वर्ग से दिया, या आपने कहीं किसी SC ST वर्ग से किसी को नवाजा कि उसको आपने सीएम बनाने में कोई मदद की हो? तो जब बातें जब होती है इस तरह की, जब राहुल गांधी जी कमरे में ही जातिगत जनगणना शुरू कर देते हैं पत्रकारों के बीच में, और उसके बाद में आज की डेट में अगर कांग्रेस की अगर आप संगठन में देखें तो आज जो मीडिया के जितने भी इंचार्ज हैं कांग्रेस के, वो सारे ब्राह्मण लोग हैं। तो अगर आप जब हिस्सों की बात करते हैं, जब उनका हक देने की बात करते हैं, तब आपको जो हमने विधायकों के टिकट भी कांग्रेस से ज्यादा दिए, हमने सांसदों के टिकट भी कांग्रेस से ज्यादा दिए जो दलित वर्ग है उसको। तो जब हम जिस तरह से न्याय देने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस जो है उसको तो रेप्लिकेट करने से तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गई है, मगर कहीं इसको मुद्दा बनाने का हमेशा प्रयास उनका रहता है। जी, एक सवाल कन्हैया जी, असल में है कि क्या आपको ये लगता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी सामाजिक समरसता की हमें प्रोग्राम चलाने पड़ रहे हैं, कल्याण की घोषणाएं करनी पड़ रही हैं, तो क्या वास्तव में जिस वर्ग तक लाभ पहुंचना चाहिए था, तमाम सरकारों की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस भी आ गई, कम्युनिस्ट भी आ गए, राष्ट्रीय जनता दल की भी आ गई, संविध और सम्मिलित सबकी सरकारें आ गई, और 70-75 साल देश को आज़ाद हुए भी हो गए, तो क्या अभी तक इन वर्गों के कल्याण की तक प्रोग्राम पहुंच नहीं पाए, सरकारी प्रोग्राम, या इस वर्ग को वो जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया? और क्या जिनको मिल गया, क्या उनके परिवारों को और भी आगे जारी रहना चाहिए क्या? बिल्कुल सही कहा कि हम लोग आज़ादी के इतने वर्ष हो गए हैं और अभी भी ये जो सामाजिक समरसता वाली जो आयोजन है वो करने पड़ रहे हैं। ये बेशक ये सही बात है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूँगा कि आपने ये जो
ये कांग्रेस ने जो ये वाली बात है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, तो उसमें मैं एक बात बताऊं कि ये कांग्रेस के लिए बहुत ही मुफीद है कि वो इस तरह का समाज में और पूरे परिवेश में और देश में इस तरह का वातावरण बना करके रखें कि बीजेपी या बीजेपी समर्थित जो सरकार है वो आरक्षण को खत्म कर देगी। ये उनके लिए बेहद फायदेमंद है, मतलब उनके जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको वो सूट करता है और वो हमेशा हर संभव वो प्रयास करेंगे इन किन प्रकार जैसा भी हो इस तरह का माहौल वो परिवेश में बना करके रखेंगे, समाज में बना करके रखेंगे, ताकि वो ये बता सकें कि ये देखो साहब ये भाजपा की सरकार है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आरक्षण जो है ये खत्म कर देगी, बिल्कुल है ना। और जहां तक ये समरसता वाली जो बात है, तो एक्चुअल में ये जो समरसता का जो मामला है वो सिर्फ सरकार वाला सिर्फ मामला नहीं है, वो समाज का भी मामला है ना। इतने वर्षों तक हम लोगों ने ये जो आरक्षण वाला जो मामला चल रहा है, तो एक वर्ग को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे हित प्रभावित होते हैं, दूसरे वर्ग को लगता है कि मेरे को थोड़ा सा और ज्यादा मिलना चाहिए। अब ये जो द्वंद्व है ना, ये नदी के दो पार्ट की तरह है ना, ये कभी आपस में मिल नहीं सकते। ये जो द्वंद्व है वो कंटिन्यू बना रहेगा और कोई भी राजनीतिक दल जो है वो उसमें अभी इतनी मतलब अभी इतना विल पावर नहीं है कि वो इस बात को लेकर के आगे कह सके कि इसको, ये कहना है कि क्या अब समय नहीं आ गया ये सब चक्कर मिटाने चाहिए? क्योंकि आप देखिए दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं है जैसा हिंदुस्तान में होता है। बिल्कुल बिल्कुल हमारा बजट का आधा हिस्सा इन सारी योजनाओं पर जा रहा है। बिल्कुल 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 आप जो कह रहे हो, लेकिन अभी वो शायद वो वक्त नहीं आया। मुझे लगता है कि अभी और लंबा टाइम लगेगा। ये जो समरसता वाला जो बात है वो अभी कंटिन्यू अभी चलते रहेंगे। अभी 10-20-30 सालों तक तो अभी योगेश जी अभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसे आप हल्का सा भी यदि कोई छेड़ने की कोशिश करता है ना, तो ये मतलब वो जैसे बर्रे पे जैसे आपने आपने पत्थर मार दिया बर्रे के मामले पे आपने बिल्कुल वही स्थिति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी कोई बात कही थी तो उसको लेकर के बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। अंततः सेंट्रल गवर्नमेंट को सामने आना पड़ा था और फिर क्लियरिफिकेशन देना पड़ा था कि नहीं साहब आरक्षण को हम जो है वो एज इट इज रहेगा। बहुत ऐसे उदाहरण अपने सामने, एक बार डॉक्टर मोहन भागवत ने कह दिया था तो बिहार के चुनाव में उलट गए थे। बिल्कुल 2018 का उदाहरण तो मैंने दिया ही। कोई माइकलाल वाले में शिवराज सिंह चौहान की सरकार चली गई थी। अभी जैसे आरक्षण वाली बात कर रहे हो, तो अभी ये वाली बात को लेकर के अभी काफी डायलॉग और काफी इंटरनल डायलॉग कह लो या एक्सटर्नल डायलॉग है, अभी वो कंटिन्यू चल रहा है कि जो इस वर्ग का जो ऐसा वर्ग है जो आप काफी मतलब जो फाइनेंशियली काफी हेल्दी हो चुका है, चाहे गवर्नमेंट जॉब में रह करके, तो उनको क्या वो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इस बात पर डिबेट होना चाहिए। इसकी चर्चा जो है उसी वर्ग के बीच में होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही। अमित जी, एक बात तो ये है जो भी जैसे कन्हैया जी भी कह रहे थे कि वास्तव में जो वर्ग संपन्न हो गया है तो उसको उस वर्ग के लोगों के बारे में आप आपस में चर्चा करके अब उनके जो जिनको हक मिलना चाहिए उसके बारे में वो उसके कल्याण की विचार करें। एक बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम सामाजिक समरसता को आरक्षण तक ही सीमित क्यों करना चाहते हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि हो सकता है कि अपने इस पैनल में जो आज हम चर्चा कर रहे हैं उस वर्ग से कोई भी नहीं आता हो जिस वर्ग की 7-5 हजार सालों से अत्याचार होता आया है। इसी मध्य प्रदेश की हम बात करें, उस वर्ग के ऊपर विधायक प्रतिनिधि ने किस तरीके से पेशाब की थी, और तमाम हर दूसरे दिन घटनाएं आती हैं मध्य प्रदेश में कि भाई फला दलित को जो है वो घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, फला दलित जो है वो उनके घर के सामने से निकला तो उसकी हत्या कर दी गई। तो क्या ये चीजें आज रुक गई हैं? तो मेरा ये मानना है ये एक ऐसी बात है कि अभी भी बहुत ज्यादा इन चीजों पर काम करने की जरूरत है। दूसरी बात, मेरे साथी ने कहा कि कांग्रेस की प्रवक्ता टीम में जो है वो दलित नहीं है, तो मेरे भाई आप जिससे बात कर रहे हो, मैं दलित वर्ग से ही आता हूँ और मुझे तो इतना गौरव है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद दलित वर्ग से आते हैं। दूसरी बात यह है, इन्होंने कहा बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। अरे तो भैया ये बताओ कि इस देश की जब पहली सरकार बनी, पहले प्रधानमंत्री बने, तो बाबा साहब को मंत्री किसने बनाया था? किस सरकार में वो मंत्री थे? और ये हक उनको, ये सम्मान, इतना बड़ा सम्मान किसके समय में मिला था? किसकी सरकार थी? तो झूठ बोलने से पहले कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये देखना चाहिए। और ये कोई कांग्रेस जो है वो प्रोपोगेंडा नहीं फैला रही है। मिस्टर हेगड़े जो थे वो कौन सी पार्टी के नेता हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, जिन्होंने कहा था संविधान के विषय में। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको पार्टी से निकाल दिया था? क्या नहीं निकाला? तो ये सब सारी बातें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कहते हैं,
ये पूरी दलित समाज जानता है कि कथनी और एक इसका अमित जी मैं जवाब ले लेता हूं सचिन जी से। सचिन जी जल्दी से इनका जवाब दे दें। देखिए, जब पार्टी में हिस्सेदारी की बात आती है, जब आपको विधायकों के टिकट देने की बात आती है कि आप जो प्रत्याशी बनाते हैं, तब आप जो है इसके बारे में कहाँ कोई बात करते हैं। हमने सांसद के जो प्रत्याशी थे, हमने लोकसभा के चुनाव में ज़्यादा प्रत्याशी आपसे ज़्यादा जो है टिकट दिए, हमने विधायकों को ज़्यादा टिकट दिए। आज भी जो है इस देश में सबसे ज़्यादा जो विधायक और सांसद हैं वो अगर दलित वर्ग से अगर हैं तो वो भाजपा में हैं। तो आपने कहीं भी जिस तरह की जब हिस्सेदारी की बात आती है, जब उनको उनका हक मिलना चाहिए उसकी बात आती है, तो जब हक हकूक की बात आती है तब आप गायब हो जाते हैं। ठीक है, एक लास्ट कमेंट लेता हूं, एक लाइन का आपका क्लोजिंग रिमार्क कन्हैया जी। ये समरसता वाली जो टॉपिक है उसको लेकर के यदि हम कहें, अमित जी की बात से हम इस बात से सहमत हैं कि आज भी कई जगह पे इस तरह की स्थिति बनती है। ठीक बात है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कि कहीं पे किसी दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़नी, ये नहीं होना चाहिए। सही बात है ना। ये बेशक मतलब इस तरह के जो यदि घटनाक्रम होता है तो ये हमारे समाज का फेलुअर है। बिल्कुल सही बात है, ये समाज का एक ताना बाना टूटता है। ये सरकार का अपनी जगह पे है, लेकिन ये हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, प्रभावित होता है। और ये हमारी जो गाँव के या वहाँ समाज का जो, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, बिल्कुल ठीक बात है, वो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम परस्पर मनुष्य का सम्मान करें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। चूंकि समय इतना ही था और हालांकि बोलने को तो सबके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपने तीनों मेहमानों ने बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात रखी, इसलिए तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए i24। नमस्कार।